प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम एक गंभीर विषय पर बात करेंगे। एक लोकतांत्रिक देश के संदर्भ में या एक सभ्य समाज के संदर्भ में यह अपेक्षा की जाती है कि वहां कानून का राज हो। कानून का राज का आशय यह है कि लोग नियम कायदे के साथ अपने जीवन को यापित करेंगे और जो लोग कानून का उल्लंघन करेंगे वह दंड के भागी होंगे। कानून के राज का आशय है कि अपराधियों के मन में भय होगा। अपराधियों के मन में भय इसलिए होगा कि जब वो अपराध करेंगे तो अदालतें उन्हें दंडित करेंगी और दंडित करके वह उस सजा को प्राप्त करेंगे। पर अगर हालात ये बने कि लोग अपराध करें, अपराध के तहत उन्हें दंड सुनाया जाए, पर सरकारें उस दंड को कमतर करके उन्हें फिर बाहर सम्मान के साथ ले आए, तो फिर कानून का राज कैसे रह जाएगा। हमारा आज का विषय यही है। हमारा विषय है रिहाई पर सवाल, कानून की क्या मजाल। संदर्भ बिहार है। बिहार जो एक समय अपनी विद्वता के लिए पूरे देश में सराहा जाता था, पूरी दुनिया से लोग बिहार की ओर रुख करते थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, वो बिहार किन कारणों से चर्चा में रहता है। बिहार पिछले कुछ दशकों से चर्चा में रहा है तो अपराध के संदर्भ में होने वाली घटनाओं को लेकर। वहां इस किस्म के अपराध हो जाते हैं जिसके संदर्भ में अन्य हिस्सों में शायद कल्पना भी नहीं कर पाते। पर नीतीश कुमार ने कुछ समय पहले बिहार की एक अलग छवि गढ़ने की कोशिश की थी और उनकी इन कोशिशों के तहत उन्हें सुशासन बाबू के नाम से भी पुकारा गया था। और वही नीतीश कुमार अगर अब अपराधियों की रिहाई के लिए रास्ता बनाने के संदर्भ में प्रयत्नशील हों, और प्रयत्नशील ही नहीं बल्कि उसमें सफल होते हुए भी दिखें, तो सवाल उठ खड़े होते हैं। हमारा जो आज का विषय है, उस विषय की बुनियाद बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह की रिहाई है। आनंद मोहन सिंह अगड़ी जाति से ताल्लुक रखते हैं, बिहार की राजनीति का चर्चित चेहरा रहे हैं, जेपी आंदोलन की देन रहे हैं। हालांकि जयप्रकाश नारायण भी सोचते होंगे कि उन्होंने अपने आंदोलन के तहत किस किस किस्म के लोगों को भारतीय राजनीति में पदार्पित किया, जिनके कर्मों ने समय समय पर राजनीति का सिर नीचा करने का काम ही किया। टिप्पणी तल्ख लगती है, लेकिन आनंद मोहन सिंह ने जिस मामले में सजा पाई है, कम से कम उसके बाद ये कहने का हर हाल में दायित्व हमारा बनता है। आनंद मोहन सिंह सांसद रहे, विधायक रहे, लेकिन उनके संदर्भ में आरोप ये रहा कि 1994 में 5 दिसंबर को उन्होंने पूरी भीड़ को उकसाया और इस बात के लिए उकसाया कि एक आईएएस ऑफिसर जो वहां से गुजर रहा था वो मॉब लिंचिंग का शिकार हो गया। ये मॉब लिंचिंग का शब्द पिछले कुछ समय से देश में चर्चा में है, लेकिन इस घटना के शिकार डीएम जी कृष्णैया हुए थे। जी कृष्णैया जब रास्ते से गुजर रहे थे अपनी लाल बत्ती गाड़ी से, तब आनंद मोहन सिंह के ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपने समर्थकों को उकसाकर उनकी इस कदर पिटाई करवाई कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में 2007 को सजा सुनाई गई और आनंद मोहन सिंह देश के पहले ऐसे नेता थे जो विधायक और सांसद रहने के बाद भी फांसी की सजा के हकदार बने। निचली अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन पटना हाईकोर्ट में जब उन्होंने अपील की तो इस सजा को बदलकर आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया गया। आजीवन कारावास का सामान्य मायना तो यही होता है कि जब तक आप में जान है आप कारावास में रहेंगे, पर कुछ मामलों में 14 साल के तहत की सजा काटने को ही आजीवन कारावास मानकर रिहा कर दिया जाता है। लेकिन चूंकि एक लोक सेवक की हत्या के मामले में आनंद मोहन सिंह दोषी ठहराए गए थे, तो इस संदर्भ में बिहार के कानून में प्रावधान था कि इन्हें जीवन पर्यंत जेल में ही रहना होगा। लेकिन वर्तमान में आरजेडी के सहयोग से चल रही नीतीश कुमार की सरकार ने, जो कुछ अन्य दलों के साथ चल रही है, कानून में संशोधन कर दिया और उसके तहत लोक सेवक की हत्या के संदर्भ में प्रावधान को हटा दिया। नतीजा ये हुआ कि 2007 में सजा पाए हुए आनंद मोहन सिंह, जो 14 साल का कारावास 2021 में ही पूरा कर चुके थे, कल सुबह 6:15 बजे रिहा कर दिए गए। उससे पहले भी वह पैरोल पर थे। तो कुल मिलाकर एक अपराधी को मुख्य धारा में लाने के लिए, राजनीति में लाने के लिए कानून ही बदल दिया गया। और ये अनायास नहीं हुआ। जनवरी में ही नीतीश कुमार ने कह दिया था कि हम आनंद मोहन सिंह को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश इस कदर कि कानून ही बदल दिया गया। एक प्रशासनिक अधिकारी की हत्या के संदर्भ में जो आरोपी था, जी कृष्णैया की पत्नी और उनकी बेटी विलाप कर रहे हैं, बिलख रहे हैं और इसको अत्याचार बता रहे हैं। कुछ राज्यों की प्रशासनिक अधिकारियों की संस्थाएं, संगठन इस मामले के खिलाफ PIL लगाने की बात कर रही हैं। पर आज हम इस पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर देश और देश की राजनीति जा कहां रही है। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस विचारोत्तेजक चर्चा के तहत कुछ तथ्यों पर ईमानदार बात करने की कोशिश करें। उससे पहले कि समय आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र दरअसल एक स्पेनिश कहावत है।
हमारा विचार सूत्र यह कहता है कि कानून मकड़ी के जाले की तरह होता है जिसमें कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं लेकिन बाज निकल जाते हैं। ये जो स्पेनिश कहावत है, अर्थात जो स्पेन में अनुभव के आधार पर गढ़ी गई थी, वो भारत में चरितार्थ होगी ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन भारत में ये चरितार्थ हो रही है और बिहार इसके संदर्भ में जीता जागता सबूत बन रहा है। इसको अपने जहन में रखते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ शैलेंद्र मंडल जी हैं, प्रदेश महासचिव हैं जनता दल यूनाइटेड के बिहार के। हमारे साथ डॉक्टर रमेश यादव जुड़ रहे हैं, जो प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के। हमारे साथ आनंद शंकर जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार लव कुमार मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत हम शैलेंद्र मंडल जी से करेंगे, जिस जनता दल यूनाइटेड के सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार हैं, जिन्हें सुशासन बाबू के नाम से भी पुकारा जाता रहा है। वो शासन के अंतर्गत कौन सा सुशासन इस प्रकार की मिसाल के साथ आज गढ़े हैं, समझना चाहते हैं। तो शैलेंद्र मंडल जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। थोड़ा बताएं, कौन से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को रिहा कराने के लिए माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने ये अभूतपूर्व कदम उठाया है। थोड़ा देश को समझने का मौका तो मिले कि मोदी का विकल्प खोज रहे विपक्षी नेता क्या अब आनंद मोहन सिंह के रूप में नरेंद्र मोदी का विकल्प खोज के लाए? इसमें कोई शक नहीं है कि देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वसनीय नेता हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित भारतीय संविधान को आधारभूत मान करके, जो समता, स्वतंत्रता और समरसता पर आधारित है, झोपड़ी और गरीबों और झोपड़ियों के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को अपना आदर्श मानकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को समतावादी सोच को आदर्श मानकर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को अपना आदर्श मानकर, और सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले महात्मा गांधी जी के सत्य और अहिंसा को अपनाकर इस देश और हमारे नेता कोई भी काम कानून के दायरे के बाहर कभी कुछ नहीं किया है। अब यह चर्चा का अलग विषय हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है गांधी जी भी कहे कि जब कोई अपराधी अगर अपना कबूल कर ले, राजीव गांधी जी की भी हत्या हुई तो सोनिया गांधी जी ने क्षमा याचना कर। निश्चित रूप से मुझको जी कृष्णैया जी के प्रति भारी संवेदना है, और मैं यह मानता हूं कि वो जो काम हुआ, और जनता दल भी मानती है, हमारे नेता नीतीश कुमार जी भी मानते हैं। और उस समय में जब नीतीश कुमार जी देखे होंगे कि जितनी भी अपराधियों को जगह लगाया ठीक करने के लिए, कहा इस तरह का तानाशाही रवैया अपना करके, तालिबानी ढिंढोरा पीट करके किया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया और तमाम अपराधी शांत हो गए। इतना हो हल्ला जैसे मचाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में कि वो बुलडोजर और क्या क्या एनकाउंटर, ये हमारे नेता इस तरह का काम नहीं करते हैं। निश्चित रूप से जो संविधान में जो प्रावधान था उसी प्रावधान के तहत हुआ है, और हम इसको, अगर कोई अपराधी अगर शांत हो जाए, अगर अपना अपराध कबूल कर लो और समाज के मुख्य धारा में आ जाए, जो अपराधी 15 साल जेल रह करके सामान्य जीवन व्यतीत करना चाह रहा है और कानून इसकी इजाजत देता है, तो इसमें गलत क्या है? कैसी बात कर रहे हैं शैलेंद्र मंडल जी? कानून कहां इजाजत दे रहा था? आपने कानून बदल दिया और यहां पर इतनी मासूमियत सब कह रहे हैं कि कानून अगर इजाजत देता है तो इसमें ऐतराज क्या है? आपकी सरकार ने कानून बदल दिया, इसके बाद आप कानून की दुहाई दे रहे हैं। और आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो आपने दार्शनिक दृष्टिकोण इस कार्यक्रम में प्रस्तुत किया है, अगर अपराध अपनी अपराध मान ले अपराधी और मुख्य धारा में आना चाहे, तो महात्मा गांधी ने कहा है उसे अवसर देना चाहिए। तो जानना चाहता हूं कि बिहार में
हजारों की संख्या में बलात्कारी हैं, हजारों की संख्या में लुटेरे हैं जो जेलों में बंद हैं। उन सबकी याचिकाएं आपके पास आने वाली है मंडल जी, और आपके नेता के नाम से, कि हम अपनी गलती के लिए प्रायश्चित करना चाहते हैं और समाज की मुख्य धारा में आना चाहते हैं। तो कृपया बताएं, उनके संदर्भ में कानून के अंतर्गत प्रावधान कब करने जा रहे हैं? हर बलात्कारी अब आजाद घूमे क्योंकि उसे एहसास हो गया उसने गलती की। ऐसे कुछ करेंगे शैलेंद्र मंडल जी? लेकिन अगर अपराधी अपना अपराध कबूल कर ले तो इस पर निश्चित रूप से सोचा जाना चाहिए। मंडल जी वाकई सामाजिक क्रांति लाना चाहते हैं। देश की अदालतें इस बात से बड़ी परेशान रहती हैं कि केस बहुत ज्यादा है। जेल के संदर्भ में हम परेशान रहते हैं कि जेल में क्षमता से अधिक कैदी बहुत अधिक हो गए। शैलेंद्र मंडल जी और नीतीश कुमार देश को नई राह दिखा रहे हैं। हर कैदी अब केवल आत्म रूप से यह मान ले कि उससे गलती हुई है तो उसे अब समाज में मुख्य धारा में ला दिया जाएगा। ऐसा ही शैलेंद्र मंडल जी का नजरिया है। विचार कीजिएगा शैलेंद्र मंडल जी, आप कह क्या रहे हैं? पर मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आनंद शंकर जी के पास आना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। नीतीश कुमार के द्वारा उठाया ये कदम आनंद मोहन सिंह के संदर्भ में एक अपराधी को सामाजिक न्याय दिलाने की कोशिश के तहत है, यह आगामी आम चुनाव में अपनी पार्टी के लिए राजनीतिक वातावरण बनाने के लिए है। आंकड़े बताते हैं पिछले चुनाव में 28 विधायक जीते हैं राजपूत बिरादरी से, जिनके नेता माननीय आनंद मोहन सिंह बताए जाते हैं, जिससे ताल्लुक रखते हैं। 4% वोट भी बताए जाते हैं। लोग इसके पीछे राजनीतिक गुणाभाग देख रहे हैं। जब से आपने नीतीश जी का साथ छोड़ा है, नीतीश जी को नए साथी तलाशने पड़ रहे हैं। क्या कहते हैं? आनंद मोहन सिंह की रिहाई भाजपा को रोकने की दिशा में उठाया गया कदम है या सामाजिक न्याय दिलाने की दिशा में उठाया गया कदम है? डॉक्टर हिमांशु जी नमस्कार जी। आज बहुत ही मार्मिक प्रसंग लेके आप आए हैं। मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं जरूर इस पर कुछ विस्तार से चर्चा करना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक पास्ट में ले जाके और फिर इसको आज के डिबेट के मुख्य धारा में लाना चाहता हूं। देखिए, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मैं हम लोग विद्यार्थी परिषद में थे। अटल जी की सरकार थी केंद्र में और डॉक्टर अटल जी के नेतृत्व में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी शिक्षा मंत्री थे। तो एक कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय हुआ कि भारत के जितने प्राचीनतम विश्वविद्यालय हैं उनका कैसे, ये विषयांतर नहीं समझिएगा, इसको मैं इसको मुख्य विषय में ही लेके आऊंगा। तो जब कैबिनेट की बैठक हुई उसमें डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के उसमें उनके चेयर के नेतृत्व में बैठक हुई तो पूरे प्रदेश के मुख्य सचिव को बुलाया गया और HRD मिनिस्ट्री को बुलाया गया। तो बिहार से लालू प्रसाद जी का एक संदेशा आया था अटल जी के नाम पे। उन्होंने शिक्षा मंत्री जी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी को नहीं नोट लिखा था, उन्होंने नोट अटल जी को लिखा था कि कुछ व्यस्ततम कार्यक्रम की वजह से हमारे शिक्षा मंत्री आपके इस कैबिनेट की बैठक में नहीं आ सकते और ना ही मेरे यहां से कोई प्रतिनिधि जा सकता है। ये नोट आया था। आप जानते हैं उस दशक में, 90 के दशक में जब अटल जी की सरकार थी, पूरा देश एक विकासशील से विकसित देश की तरफ पूरा प्रदेश बढ़ रहा था। तब लालू प्रसाद जी बिहार में चरवाहा विद्यालय का निर्माण कर, बहुत गंभीरता से और बहुत भारी मन से मैं आपको ये एपिसोड सुना रहा हूं डॉक्टर। आप सोचिए उस नेता के मन में क्या विजन रहा होगा। आपने अपने ओपनिंग डिबेट्स में, ओपनिंग रिमार्क्स में बहुत अच्छी बातें कही कि एक समय में बिहार पूरे विश्व को दिशा और दशा दिखाता था, आज वो अपनी दशा पे मरमाहा था। द स्पिरिट ऑफ बिहारीज हैव बीन ब्रूटली इंजर्ड डॉक्टर हिमांशु, दैट आई कैनॉट एक्सप्लेन। आप सोचिए कि आज के डेट में पूरा विश्व जब एक नए रिसर्च को लेके आगे बढ़ रहा है, तब नीतीश कुमार जी बिहार में जातिगत जनगणना करा रहे हैं। पता नहीं उसका क्या लाभ होगा। वो दैट मिस्टर नीतीश कुमार कैन बेटर डिस्क्राइब और बेटर टेल व्हाट कुड बी एन आउटकम ऑफ दैट जातीय जनगणना। हैविंग सेड सो,
लेट्स कम टू अ मेन जी पोर्शन ऑफ योर डिबेट। आपके डिबेट का जो मुद्दा है नीतीश कुमार जी के ऊपर, मुझे बहुत तरस आ रही है। देखिए, उसी दौर में अटल जी ने नीतीश कुमार के रूप में एक ऐसा नेता ढूंढा कि लालू जी के महाजंगल राज को बदलने के लिए, टू गेट रिड ऑफ दैट जंगल राज एज डिस्क्राइब्ड बाय नन अदर देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कि बिहार को कैसे फिर से मेन ढांचे में लाया जाए। नीतीश कुमार जी को अटल जी ने बिहार भेजा। उन्होंने अपने कैबिनेट में इनको रखा था, कृषि और रेल का विभाग दिया था जी। और नीतीश कुमार जी को जब हम बिहार में लेके आए, तब नीतीश कुमार जी की राजनीतिक हैसियत कुछ नहीं थी। जॉर्ज साहब लीडर थे और हम लोगों के एनडीए के कन्वेनर थे। जॉर्ज साहब के नेतृत्व में एनडीए चल रहा था। वो एक बड़ा हृदय था अटल जी का कि कैसे लोगों को तराशा जाए और कैसे प्रदेशों को मुख्य धारा में लाया जाए, कैसे ग्रामीण विकास की जाए ताकि देश समृद्ध हो। ये अटल जी की सोच थी। उस दरमियान नीतीश जी को बिहार भेजा जाता है। बिहार में जंगल राज का सफाया करने के लिए 2005 में नीतीश जी को आगे रख के हम लोग चुनाव में उतरते हैं और पूरा का पूरा अपसाइड डाउन राजद का सफाया होता है और हम लोगों की एक एनडीए की सरकार बनती है। 5 से 10 तक में जो बिहार धीरे धीरे पटरी पे आता है, नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर बिहार के जितने अपराधी हैं, जितने दुर्दांत अपराधी थे, जितने हेनियस क्रिमिनल्स थे, उनको या तो उनका एनकाउंटर किया जाता है या उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन नीतीश कुमार जी की जो ये 5 से 10 की जो सत्ता थी, उसका परिणाम आया कि 2010 में हम लोग इतने प्रचंड बहुमत से जीते कि राष्ट्रीय जनता दल को हम लोगों ने विपक्ष लायक भी नहीं छोड़ा। उनको मात्र 20-22 सीटों पे ला दिया था और 23.4 सीट चाहिए होता है विपक्ष के लिए। तो बिहार की सम्मानित जनता ने जब जंगल राज का सफाया हुआ और एनडीए के शासन में जब एक सुशासन कायम हुआ, तो ये हश्र कर दिया था। लेकिन नीतीश कुमार जी के मन में जो एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा आई, उनको कम से कम ये समझना चाहिए कि राजनीति संख्या बल का खेल होता है। राजनीति अहंकार से, निहित स्वार्थ से नहीं चलता है। और नीतीश कुमार जी ने 2013 में नरेंद्र मोदी जी के कंपटीशन में आके कि मैं क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकता हूं, राजनीतिक एक बहुत बड़ी भूल की और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन तोड़ा और राजद के साथ चले गए। थोड़े समय बाद उनको एहसास हुआ और वो पुनः वापस हमारे पास आए। बहुत ही एक निर्भीक नहीं कह सकता मैं, बहुत ही दयनीय स्थिति में आए वो। उसके बाद देखिए अभी क्या हिमांशु जी बिहार की स्थिति नीतीश कुमार जी ने कर दी अपने स्वार्थ के चक्कर में। आज बिहार बहुत सारे चुनौतियों का सामना कर रहा है। यहाँ पे पूरा का पूरा सूखाग्रस्त हो गया है बिहार। क्राइम में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम पूरा बिहार त्रस्त है। अवैध बालू और दारू की खेप में पूरा का पूरा अमला और शासन नीतीश कुमार जी का दारू और दारूबाजों को बचाने में लगा हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार जी की प्राथमिकता क्या है? चूंकि इनको कुर्सी पे बैठनी है तो इनको राजद से सपोर्ट लेना है। और राजद का मैंने आपको प्रीफेस में ही बता दिया कि राजद का सोच क्या होता है, लालू जी का सोच क्या है कि जब पूरा प्रदेश विकसित हो रहा था तब इनको चरवाहा विद्यालय दिख रहा था। आज पूरा प्रदेश जब किसी और लाइन पे आगे बढ़ रहा है तब इनको ये लगा कि हमारे जितने एमवाई समीकरण के दुर्दांत क्रिमिनल है, जो हेनियस क्रिमिनल्स है, उनको निकालने के लिए आनंद मोहन को एक बलि का बकरा बनाया गया। एक ट्रम्प कार्ड चला इन्होंने। यहाँ पे कुल जितने लोगों की रिहाई हो रही है हिमांशु जी, आप सुन के हैरान हो जाएंगे जी। राजबल्लभ यादव जैसे लोगों को रिहा किया जा रहा है। 13 से 16 ऐसे दुर्दांत अपराधी रिहा किए जा रहे हैं जिनके नाम से लोगों के रूह कांप जाते हैं। आप सोचिए, या ये वही नीतीश कुमार जी हैं? आज जेपी साहब की आत्मा रो रही होगी, आज संविधान लिखने वालों की आत्मा रो रही होगी। इस बिहार में क्या हो रहा है नीतीश कुमार जी? आखिर किस 17 साल 18 साल पर मुझे आपने काफी विस्तार से बोल लिया आनंद शंकर जी, लेकिन मैं थोड़ा उलझ रहा हूं आनंद मोहन सिंह की रिहाई का कारण समझने के पीछे। आनंद मोहन सिंह को जेल मिली थी नीतीश कुमार के दौर में ही। हत्या तो 1994 में हुई थी, सजा 2007 में आई थी। नीतीश कुमार का दौर था।
और आनंद मोहन की पहचान पिछड़े विरोधी की है, दलित विरोधी की है, अगड़ी जातियों के नेता रहे। और आरजेडी की पॉलिटिक्स या नीतीश कुमार की, ये तो पिछड़ों के उत्थान के लिए दलितों के मसीहा है। तो जो दलितों का विरोधी था, जो पिछड़ों का विरोधी था, जो अगड़ों का मसीहा बनना चाहता था, उस आनंद मोहन सिंह को इस तरीके से रिहा कराने के पीछे क्या समीकरण है, थोड़ा इसके विषय में बताइए ना। बस उसी पे आ ही रहा था, मैंने सोचा थोड़ा सा आपको बस, हालांकि आप सबको पता, आप लोग प्रबुद्ध पत्रकार रहे हैं, आप लोगों को पूरा, मैं उसी पे बस अगले 30 सेकंड में समाप्ति कर दूं जी। आनंद मोहन तो बस एक मोहड़ा है हिमांशु जी। लालू जी का जो MY समीकरण है, उसके दुर्दांत अपराधियों को रिलीज करने के लिए लालू प्रसाद ने कंपेल करके ये कानून बदलवाया है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी की आत्मा मर गई है। नीतीश कुमार जी अगर अपने आप को ना किसी को बचाएंगे ना किसी को फंसाएंगे वाले धर्रे पे चलते थे, आज कहां गया नीतीश कुमार जी का वो उसूल, कहां गया वो समाजवादी विचारधारा जिसको लेके हम लोग फक्र करते थे कि नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं, आज कहां गया वो सब। और इस पे तो आप ही विचार करेंगे आनंद शंकर जी, क्या आपने ऐसा नीतीश कुमार जी के साथ में किया जिसके चलते उन्हें लालू यादव का साथ पसंद आया, तेजस्वी यादव का साथ पसंद आया, पर आपका साथ नहीं भाया। ये तो आपके लिए भी विचार का विषय होना चाहिए ना आनंद शंकर जी। जैसे नीतीश कुमार की आपने इतनी प्रशस्ति अतीत के संदर्भ में गाई और वर्तमान के संदर्भ में इतनी शिकायत की, आपने क्या किया उनके साथ में, इस पे आप अगले चरण में बोलिएगा। पर मैं इस पे विस्तार देने के लिए लव कुमार मिश्रा जी के पास आ रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और लव कुमार जी, आपसे समझना चाहता हूं, जिसकी छवि सुशासन बाबू की रही हो, वो ऐसे दुर्दांत अपराधियों की रिहाई के लिए रास्ता खोज रहा है और खोल रहा है। केवल आनंद मोहन सिंह थोड़ी रिहा हुए, उनके साथ 26 और अपराधी रिहा हुए हैं। क्या ऐसी मजबूरी आ गई समाज में, ऐसी कौन सी कमी महसूस हो गई है बिहार के संदर्भ में जिसमें लगा कि लोगों को जेल के स्थान पर अब लोगों के बीच में होना चाहिए। लव कुमार जी, आप तो वहां के बाशिंदे, थोड़ा बताए ना, समाज में ऐसा क्या हो गया है वहां पर कि नीतीश कुमार की आत्मा छटपटा गई। ये कैसे लोग जेल के अंदर बंद हैं, इन्हें तो खुले में होना चाहिए, थोड़ा बताए ना लव कुमार जी। श्री शैलेंद्र मंडल जी ने बोला कि अपराधी ने क्षमा मांगी थी जी, लेकिन आज भी सुबह में आनंद मोहन जी की धर्मपत्नी का बयान आया है, टेलीविजन में भी चला है जी, उन्होंने बोला आनंद मोहन को फंसाया गया, वो निर्दोष थे। जी, कल भी आनंद मोहन जी ने खुद बोला था कि मैं अपराधी नहीं था, मैं उसमें शामिल नहीं था। तो ये जो थोड़ा रिग्रेट भी नहीं किया है आनंद मोहन सिंह ने, तो जी, ये बोले क्षमा मांगा है, वो गलत है, थोड़ा जी, परसेप्शन उनका शायद गलत हो गया होगा। दूसरी बात आपने बताई, ये कंपल्सन क्या था इनके रिलीज का। जी, बीजेपी में बहुत बड़े बड़े राजपूत नेता हैं, जैसे राजीव प्रताप रूडी है, राधा मोहन सिंह है, केंद्रीय मंत्री राजमोहन सिंह है, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है। जनता दल यू में कोई इस तरह का नेता नहीं है। और आज सुबह शाम में हम लोग वशिष्ठ नारायण सिंह जो पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं इनके, जी, उनका बयान देख रहे थे कि नीतीश जी शुरू से ही राजपूतों का सम्मान करते रहे हैं। तो एक तरह जो मोटिव क्या था, वशिष्ठ नारायण सिंह जी ने क्लियर कर दिया कि राजपूतों को सम्मान देना है। नॉर्थ बिहार में जहां से दरवाजे खोलेंगे तो फिर अपराधियों के संदर्भ में कोई भय की स्थिति कैसे हम महसूस कर पाएंगे। इस देश में कानून का राज होगा या अपराधियों का राज होगा, ये सवाल अमृतकाल में खड़ा हो गया है। इसका उत्तर खोजा जाना चाहिए। अब उम्मीद एक बार फिर न्यायपालिका से ही है। सरकार ने अपने ताकत को दिखाया है कि अदालत के स्तर पर कोई ताकत दिखेगी और अपराधी अपने उस स्थान पर पाए जाएंगे जहां पर वस्तुतः उन्हें होना चाहिए। यह आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, उस चर्चा का जो शायद इस देश में चर्चा का विषय होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति बननी नहीं चाहिए। और अब समय है आज के शेर का। हमारा आज का शेर कुछ इन्हीं हालातों को लेकर इस तरह से है कि शहर में चलती है हवा और तरह की, कि शहर में चलती है हवा और तरह की, जुर्म और तरह के हैं, सजा और तरह की। मंसूर उस्मानी ने जो ये शेर कहा था वो बिहार पर मुफीद है। अपराधियों के लिए कालीन बिछे और कानून अपनी मौत मरे, ऐसे हालात देश में बनने नहीं चाहिए। बिहार को विचार करना चाहिए।
इस उम्मीद के साथ अब मुझे दीजिए, अब कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए